हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एनबीसीसी कंपनी के बारे में और उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस बताएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगी कि कंपनी का काम क्या है। एनबीसीसी कंपनी बहुत सारी चीज़ों में एंगेज्ड है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मतलब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसको कैसे मैनेज करना है, मतलब किस तरह से क्या काम करना है, कितना पैसा लगाना है, कौन सी जगह पे करना चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो उसका कंसल्टेंसी का काम है। उसके बाद इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, एक तरह का कंस्ट्रक्शन जैसा काम होता है उस तरह का काम है। और उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपमेंट, वो आपको पता ही होगा। अब हम कंपनी डेटा के बारे में बताएंगे, जैसे कि सेक्टर का पी अगर आप देखोगे 43.03 और जो कंपनी का पी है वो है 82.59। अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो कंपनी का पी, तो ये कंपनी अभी आपको महंगे रेट्स पे मिल रही है। और उसी के साथ अगर आप सेक्टर का पीबी मतलब जो बुक वैल्यू है वो 4.28 है और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 4.32। तो सेक्टर के जो बुक वैल्यू से अगर आप कंपनी की बुक वैल्यू कंपेयर करते हो तो उसमें थोड़ा सा ही इंक्रीमेंट है, बाकी सेम ही है। तो बुक वैल्यू में इतनी चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख रहे हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर 40 है तो वो 80 है, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगे भाव पे मिल रही है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.38% है और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.92%। स्मॉल कैप है ये कंपनी, 5,805 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। 20 डे एवरेज डिलीवरी इसकी 38,45,577। मतलब एक होता है इंट्राडे जो उसी दिन खरीद के आप सेल करते हो, और एक होता है डिलीवरी, आपने आज लिया है और कल परसों या कभी और आप सेल कर रहे हो, उसको डिलीवरी बोलते हैं। तो यहाँ पर 20 दिन का एवरेज बताया हुआ है कि लोगों ने इस कंपनी के कितने शेयर्स लोगों ने उठाए हैं, तो वो है 38,45,577। इसका बीटा है 0.91। बीटा का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी 0.91 के बीटा से ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस भी 0.91 के बीटा से नीचे जाएगा। हालांकि अगर कंपनी के बहुत ही अच्छे न्यूज़ हो या कुछ अच्छा रिजल्ट्स हो तो बात अलग होती है, लेकिन बीटा का मतलब वही होता है। फाइनेंशियल ट्रेंड, यहाँ पे हमने 4 साल का आपको डेटा बताया हुआ है 2017 से 2020 तक। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू मतलब सेल्स 7.57 करोड़ का उनका रेवेन्यू था, जो इंक्रीज होके 8.61 करोड़ का हो गया है। 2019 में भी बहुत ही अच्छी इंक्रीमेंट हुई है कंपनी के सेल्स में 10.15 करोड़, लेकिन 2020 में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। डायरेक्ट सेल्स आधा हो चुका है, 5.54 करोड़ पे उनका सेल्स आ गया है। और उसी के सामने अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो 2017 में उनका प्रॉफिट था 35 करोड़ का, 2018 और 19 में स्टैग्नेंट हो गया उनका प्रॉफिट 37 करोड़ का, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे, उस वजह से प्रॉफिट में इतना इंक्रीमेंट नहीं आया है। 2020 में तो कंपनी का सेल्स ही इतना नीचे गिर गया, उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी नीचे गिर गया 0.07 करोड़ पे, मतलब 7 करोड़ पे आ गया है उसका प्रॉफिट।
तो अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी का इतना अच्छा नहीं है। पहले अच्छा था 3 साल कि हर साल कंपनी का इंक्रीमेंट हो रहा है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही, लेकिन 2020 में कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा गिर गई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी की, प्रमोटर का जो स्टेक है वो 61.75% है। नॉर्मली कंपनी का स्टेक या प्रमोटर्स का स्टेक 51% होना चाहिए, लेकिन इन प्रमोटर्स के पास 61.75% स्टेक है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के पास 4.02% स्टेक है, DIIs के पास 7.64% स्टेक है, FII के पास 2.03% है, और रिटेल एंड अदर्स जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 24.53% स्टेक है। तो ये है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। क्वार्टरली रेवेन्यू स्टेटमेंट हमने बताया यहाँ पे। जून 2020 में कंपनी का सेल्स था 684 करोड़ का, जो सितंबर में बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है 1376 करोड़, और दिसंबर 2020 में 2103। तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। जैसे कि जो मार्च 2020 का जो सेल्स, कंपनी का सेल्स जो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया था उसी से, लेकिन अब वो क्वार्टर वाइज इंक्रीज हो रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन देता है। उसके बाद टोटल इनकम कंपनी की दिसंबर 2020 में 2149 करोड़ थी। टोटल एक्सपेंडिचर्स अगर आप डिडक्ट करते हो तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कंपनी की मेन इनकम है वो है 108 करोड़ की दिसंबर 2020 में। तो कंपनी का अगर आप नेट और इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट कर देते हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स में से, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है 96 करोड़ का दिसंबर 2020 में। तो जैसे कि आप देख सकते हो हर क्वार्टर वाइज कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव साइन देता है कंपनी में निवेश करने के लिए। जून 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 10 करोड़ विच इंक्रीज टू 45 करोड़ एंड देन दिसंबर 2020 में 96 करोड़। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज की। 2018 में रिटर्न ऑन इक्विटी था 18.30%। जैसे कि मेरा मानना है रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा 20% जितना होना चाहिए, और अगर कम भी है तो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। वो एक पॉजिटिव साइन देता है कि आप कंपनी में निवेश कर सकते हो। लेकिन मार्च 2018 में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी था 18.30% विच इंक्रीज्ड, जो बहुत ही अच्छी बात है। 2019 में उनका था 24.87%, लेकिन मार्च 2020 में रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 5.39%, और ये एक नेगेटिव बात है क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही गंदी तरीके से गिर चुका है। क्यों इतना गिरा है? क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी की जो रेवेन्यू है, सेल्स वो डिक्रीज हो गई है, उस वजह से कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी डिक्रीज हुआ है। ROCE में भी वैसा ही है 26.16%, और 2019 में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, उस वजह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बहुत ही अच्छा था 2019 में। इसलिए कंपनी का जो ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो था 31.93%, लेकिन मार्च 2020 में बहुत ही डिक्रीज हो गया क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो गया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बहुत कम हो गया था, उस वजह से 14.87% पे आ गया ROCE। देखोगे तो वो तो हर साल डिक्रीज हो रहा है 2018 से 2020 तक। मतलब कंपनी के जो एसेट्स है उस पर कितना रिटर्न मिलता है और वो हर साल डिक्रीज हो रहा है, और वो एक नेगेटिव बात है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो की। तो कंपनी के पास डेट बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो वो इतने अच्छे नहीं है क्योंकि 24.43% था इन 2018 और 2019 में बहुत ही
इंक्रीमेंट था 937%, लेकिन 2020 में फिर से डिक्रीज हो गया 45.31%। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास कैपेबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की। यहाँ पर बात करें, भले ही कंपनी डेट फ्री है, लेकिन कोई भी कंपनी के करंट लायबिलिटी होती है, जैसे कि करंट लायबिलिटी हो गई, तो ये चीज़ें कंपनी की होती ही है। उस वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हर कंपनी का होता है। तो यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मार्च 2020 में भी डिक्रीज हो गया 45.31% ड्यू टू सम रीजंस। मतलब वही कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई इंटरेस्ट पे करने की। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो 5 ईयर हाई कंपनी का है 145.65, जहाँ पर NBCC का आज का करंट प्राइस है 36.65 और आज कंपनी का करंट प्राइस है, मतलब आज कंपनी 13.64% ऊपर थी। जो शेयर प्राइस है कंपनी का वो 13.64% ऊपर था, 4.40 रुपीज़ ऊपर था पिछले प्राइस से, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ये इतना इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही अच्छा उछाल आया है, उस वजह से इतना ज़्यादा ऊपर है। NBCC आज का टॉप गेनर भी है। तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं? वैसे देखें तो 2020 मार्च 2020 में बहुत ही ज़्यादा डिक्रीमेंट आ गया था, उस वजह से कंपनी के जो रेशियोज़ है वो भी डिक्रीज़ हो गए और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी डिक्रीज़ हो गई थी। लेकिन अब आप देखोगे तो हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा कर रही है और कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में इंक्रीमेंट भी हो रही है। तो उस वजह से अगर आप चाहो तो डिप में थोड़ा इसमें निवेश कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन डिप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये कंपनी 40 या 42 तक अभी कुछ दिनों में भी जा सकती है। ये फिक्स नहीं है कि जा ही सकती, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जा सकती है। फिर भी जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लो तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से ज़रूर पूछिएगा, उसके बाद ही आप एंट्री लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई भी स्टॉक बाय करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।